नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर किशोरीलाल रेगर, प्रोफेसर हिंदी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज दलित साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके सामने जयप्रकाश कदम के प्रसिद्ध उपन्यास छप्पर पर आपसे बातचीत करूंगा। इस अध्याय के अध्ययन के उपरांत आप जान सकेंगे कि छप्पर के दलित उपन्यासों में स्थान को हम किस रूप में समझेंगे। छप्पर के कथानक से आप परिचित हो सकेंगे। छप्पर में अभिव्यक्त दलित चेतना के स्वरूप को समझ सकेंगे। छप्पर के मूल उद्देश्य को जान पाएंगे और दलित मुक्ति और संघर्ष के विभिन्न आयामों के संदर्भ में छप्पर को समझ पाएंगे। मित्रों, जयप्रकाश कदम दलित साहित्य के अंतर्गत एक बड़ा नाम है और उन्होंने न केवल कहानी, कविता व आलोचना के क्षेत्र में काम किया, अपितु दलित उपन्यास विधा को भी उन्होंने सर्जित कर एक दलित साहित्य के रूप में अपना स्थान बनाया। जयप्रकाश कदम द्वारा रचित छप्पर हिंदी दलित साहित्य के आरंभिक उपन्यासों में से एक है। इसका रचनाकाल 1994 में मानते हैं और कई आलोचक इसे हिंदी दलित साहित्य का प्रथम उपन्यास भी मानते हैं। यह उपन्यास अंबेडकर और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रेरित और दलित चेतना से परिपूर्ण है। जिस समय इस उपन्यास की रचना हुई उस समय हिंदी दलित साहित्य में दलित कविता और आत्मकथाओं का वर्चस्व ही था। इस दृष्टिकोण से छप्पर ने विधागत रूप से हिंदी दलित साहित्य में एक नई जमीन तैयार कर उपन्यास के क्षेत्र में पदार्पण भी करने का मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए उपन्यासकार ने छप्पर द्वारा नवीन सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की है। यह उपन्यास जहां एक ओर दलित आक्रोश को प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर दलित चेतना को नई दिशा देने की कोशिश भी करता है। इस कारण हिंदी दलित उपन्यास परंपरा में छप्पर का न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, अपितु इसका अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास पर विचार करने से पहले इस उपन्यास की संक्षिप्त कथा वस्तु को हमें जानना होगा। तो मैं यहाँ पर छप्पर की कहानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक गांव मातापुर से शुरू होती है। इस उपन्यास की कहानी के केंद्र में सुक्का नामक दलित का परिवार है। सुक्का और उसकी पत्नी रम्या बहुत ही गरीब है। उनकी आशाओं का समस्त केंद्र उनका इकलौता बेटा चंदन है। सुक्का स्वयं अनपढ़ है, खेत में मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन बाबा साहब का मूल मंत्र शिक्षा का महत्व उसे पता है। इसलिए वह अपने बेटे चंदन को हर हाल में पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता है। वह मेहनत मजदूरी करके चंदन को पढ़ने के लिए शहर में भेजता है। गांव के स्वर्णों को एक दलित चमार के बेटे का शहर में जाना और जाकर के पढ़ाई करना कतई नहीं सुहाता। गांव के स्वर्ण इसे अपमान समझते हैं कि जब वे ही नहीं पढ़े तो क्या दलित का बेटा शहर जाकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है। वे सुक्का को कहते हैं कि चंदन को शहर से वापस माता पर बुलाएं, लेकिन सुक्का उनकी बात टाल जाता है। इसकी वजह से उसे गांव के स्वर्ण जाति के लोगों का बहिष्कार भी झेलना पड़ता है। सुक्का ये जानता है कि दलित जीवन की नारकीय स्थिति से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा ही है। उधर चंदन जब शहर जाता है
तो वहां भी दलितों की स्थिति में कोई फर्क नहीं पाता। वहां भी वह देखता है कि जे कॉलोनी में दलित और मजदूर नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, अंधविश्वास और अन्य सामाजिक बुराइयों से घिरे हैं। चंदन उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ जागरूक करने का लक्ष्य भी बनाता है। वह इन लोगों के भीतर व्याप्त ईश्वर, धार्मिक कर्मकांड और अन्य अंधविश्वासों संबंधी मान्यताओं को तार्किक ढंग से तोड़ता है। वह अपने कॉलेज के अन्य दलित सहपाठियों को भी अपने समाज के लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। चंदन इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। किसी भी रचना के दलित साहित्य होने की प्राथमिक शर्त यह है कि उसमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रेरणा हो और उनके विचारों की प्रेरणा के साथ साथ दलित चेतना की अभिव्यक्ति भी हो। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गया सूत्र शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो अंबेडकरवाद का केंद्रीय तत्व है। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र चंदन शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मूल मंत्र मानता है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है जिसे पीकर संघर्ष किया जा सकता है। यही कारण है कि वह दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलता है और सभी दलितों को अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ने के लिए कहता है। चंदन के इस कार्य में शहर में उनका मकान मालिक हरिया, जो स्वयं एक दलित है, वह भी उसकी बहुत मदद करता है। हरिया की बेटी कमला भी चंदन की सहयोगी बनती है। कमला यद्यपि एक बलात्कार पीड़ित दलित महिला है, लेकिन वह जिंदगी में हार नहीं मानती। जिसे इस व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता, उसके बलात्कार के कारण एक बच्चा खिल्लड़ भी होता है। कमला उस बच्चे को पालने का मन बनाती है और वह उसे पढ़ाना चाहती है। कमला जब चंदन के स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवाती है तो उसे बाप का नाम पूछा जाता है, लेकिन वह बाप के नाम की जगह अपना ही नाम बताती है। वो सवाल खड़ा करती है, क्या बच्चे के बाप का नाम आवश्यक है? क्यों सिर्फ माँ का ही नाम किसी बच्चे की पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है? कमला एक दलित स्त्री द्वारा भोगी जाने वाली यात्रा और उसके संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। हरिया, कमला और कई लोगों के सहयोग से चंदन द्वारा शुरू किया गया ये शिक्षा का आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। उसके आंदोलन से दलितों के भीतर अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आती है और वे अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं। इस बदलाव से सामंती और ब्राह्मणवादी मानसिकता के पोषक ठाकुर हरनाम सिंह, काना पंडित और सत्ता में बैठे अन्य लोग चिंतित हो जाते हैं। वे इस समानतावादी आंदोलन को कुचलने की साजिश करते हैं, परंतु इस उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि सभी स्वर्ण जाति के लोग एक से नहीं होते। इस उपन्यास की एक अन्य स्त्री पात्र और ठाकुर हरनाम सिंह की इकलौती बेटी रजनी दलितों की शिक्षा और समानता की पक्षधर है। वह अपने पिता द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध भी करती है और चंदन द्वारा किए जा रहे कार्यों में हिस्सा लेकर चंदन का हौसला बढ़ाती है। बचपन से ही चंदन से प्रेम करती है। रजनी पढ़े लिखे गैर दलित वर्ग के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है जो दलितों के प्रति सहानुभूति के साथ साथ संवेदनशीलता का भाव भी रखते हैं और दलितों की समानता का समर्थन करते हैं। उपन्यास का अंत बहुत ही रोमांटिक, फिल्मी, काल्पनिक और आदर्शवादात्मक रूप से किया गया है। चंदन से रजनी और कमला दोनों प्रेम करती हैं। कमला रजनी और चंदन की खुशी के लिए चंदन के प्रति प्रेम का उत्सर्ग कर देती है और चंदन पर हुए एक हमले में चंदन को बचाती हुई कमली मारी जाती है। ठाकुर हरनाम सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वे अपनी बेटी रजनी का विवाह दलित युवक चंदन से करने के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी सारी जमीन गांव के दलितों में
बांध देते हैं। यह एक तरह से यूटोपिया का निर्माण करता है। इसके द्वारा उपन्यासकार ने संभवतः भविष्य में बनने वाले भारतीय समाज की रूपरेखा खींची है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा अतिवाद लगता है। छप्पर में जिस सामाजिक संरचना की बात उपन्यासकार ने की है, उस पर विचार विमर्श करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। छप्पर के द्वारा जयप्रकाश कर्दम ने भारत की जाति व्यवस्था को सूक्ष्मता से पकड़ने और पाठकों के समक्ष प्रकाशित करने का साहसिक कार्य किया है। भारतीय समाज में जाति और वर्ग एक दूसरे के कितने निकट है, यह उपन्यास के प्रारंभ से ही स्पष्ट हो जाता है। उपन्यास का एक उदाहरण देखते हैं कि गंगा के तट पर बसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है मातापुर। अन्य भारतीय गांवों की तरह मातापुर में थोड़े से लोग सुखी और संपन्न तथा शेष लोग दीन और दरिद्र हैं। सुखी संपन्न लोगों में स्वर्ण कहलाने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, ठाकुर, जमींदार तथा लाला साहूकार हैं। दूसरे गांवों की तरह स्वर्ण लोग ऊपर की ओर तथा अपवर्ण कहे जाने वाले दलित लोग गंगा के बहाव की ओर निचान में बसे हैं। वस्तुतः जयप्रकाश कर्दम ने उपन्यास के प्रारंभ में गांव का बसावट का भौगोलिक चित्रण करके उस भारतीय वर्ण व्यवस्था की मानसिकता को ही प्रकट किया है, जिसमें निम्न कही जाने वाली जातियां दक्षिण की ओर और गांव के निचले हिस्से की ओर ही बसती थी। तो उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का ध्यान में रखते हुए इस उपन्यास का वर्णन किया है। मातापुर गांव की यह परिस्थिति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है। आज भी भारतीय गांवों में दलितों की कमोबश यही स्थिति है। उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना से ही गांवों में भौगोलिक और आर्थिक संरचना का भी निर्धारण होता है, और ये सारी संरचनाएं जाति पर केंद्रित होती हैं। अगर कोई दलित इस सामाजिक संरचना को तोड़ने की कोशिश करता है तो तथाकथित उच्च जाति के लोग उस पर जुल्म ढाते हैं। चंदन की पढ़ाई का विरोध वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका सदियों से कायम वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अनपढ़ होने के बावजूद सुक्का के भीतर इतनी चेतना है कि चंदन की पढ़ाई ही उसे उसकी व दलित समाज की मुक्ति का एकमात्र रास्ता दिखता है। यही कारण है कि वह शहर से चंदन को वापस बुलाने के लिए गांव के स्वर्णों द्वारा दिए जा रहे दबावों और प्रलोभनों को भी नहीं मानता और उनकी बात को सिरे से खारिज कर देता है। सुक्का के इनकार करने के बाद मातापुर गांव के ब्राह्मणों और स्वर्णों की एक प्रतिक्रिया होती है, और जो भारतीय समाज की जातिगत व्यवस्था के उस पक्ष को उजागर करती है जिसमें दबंग जातियां हर हाल में अपनी उच्च परिस्थिति को बनाए रखना चाहती हैं। गांव के स्वर्णों ने सुक्का को उसके जमीन से बेदखल कर दिया और ये भी फरमान जारी कर दिया कि वे सुक्का को कोई काम नहीं देंगे, क्योंकि गांव में अधिकांश जमीनें स्वर्णों के हाथ में ही होती है। इस वजह से गांव की अर्थव्यवस्था पर भी उसका नियंत्रण होता है। इस कारण वे किसी भी दलित पर अपनी बात मानने के लिए दबाव डाल सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर उस दलित के परिवार को भूखा मरना पड़ता है। सामाजिक संरचना को आर्थिक संरचना किस तरह नियंत्रित करती है, यह इस उपन्यास में बारी से दिखाया गया है। सामंतवाद और पुरोहितवाद बिना किसी श्रम और प्रतिभा के कुछ लोगों को लाभ प्रदान करता है। इस तथ्य को भी ठाकुर हरनाम सिंह और पंडित कानाराम के चरित्र के माध्यम से उपन्यासकार ने बखूबी दिखाया है। ठाकुर हरनाम सिंह कभी अपने खेत पर काम नहीं करते हुए भी अच्छा जीवन जी रहा है। उनके खेत में फसलें दलितों के मेहनत से उपज रही है। इसी तरह पंडित कानाराम बिना किसी उच्च शिक्षा के सिर्फ जन्म से ब्राह्मण होने के कारण पुरोहिताई का मजा ले रहा है। किसी और मूल की या गैर जाति में पैदा हुआ होता
तो भूखा मरता कानाराम, लेकिन धन्य हो भारत की समाज व्यवस्था की, यहाँ ब्राह्मण भूखा मर ही नहीं सकता। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में ब्राह्मण उससे टैक्स वसूल करता है, चाहे कितना भी अशिक्षित, अयोग्य और अक्षम क्यों न हो। लेकिन एक ब्राह्मण पंडित पुरोहिताई करके सुख और सम्मान से जी सकता है। जयप्रकाश कर्दम ने भारतीय समाज व्यवस्था की उस विडंबना को बखूबी दिखाया है, जिसमें किसी खास जाति में पैदा होने भर से व्यक्ति की नीति निर्धारित होती रही है। उसकी प्रतिभा, ज्ञान और शिक्षा से पहले उसकी जाति आती है। या यूँ कहे कि इन सबसे ही निर्धारण केवल जाति में रहने से ही हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि शहरों में कल कारखानों के खुलने और शिक्षा के अधिक अवसर होने के कारण यहाँ दलितों की स्थिति बेहतर हो सकती है। यह उपन्यास इस मान्यता की वास्तविकता को भी प्रकट करता है। शहरों में दलितों के लिए अपनी स्थिति सुधारने के गांवों से अधिक अवसर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी सीमा और उसकी वास्तविकता को जाने बिना इस सच को हम नहीं स्वीकार कर सकते। ये उपन्यास इस सीमा को रेखांकित करता है। चंदन जब शहर में आया तो उसे लगा कि यहाँ दलितों की स्थिति भिन्न होगी। गांव की तरह जातिवाद और आतंक का राज नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी उसने दलितों की स्थिति भिन्न नहीं पाई। केवल कॉलोनी शब्द ही विभाजक रेखा है गांव और शहरों के बीच। अन्यथा शहरों की इन झुग्गी झोंपड़ियों या खोलियों में रहने वाले लोगों तथा गांव में गारा मिट्टी या घास फूस के झोंपड़े छपरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में कोई खास अंतर नहीं है। शहर में भी बहुत से दलित और दरिद्र लोग बिना सूखी भुनी सब्जी खाते हैं या केवल पानी या चाय के साथ नमक की रोटियां गले से नीचे उतार कर जिंदा रहकर फाका पी रहे करते हैं बहुत से घरों में। जयप्रकाश कर्दम ने इन पंक्तियों द्वारा शहर की असमानता का यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ गांव और शहरों दोनों जगहों की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को जाति और वर्ग से देखने का प्रयत्न किया है। चाहे गांव हो या शहर, जाति सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को निर्धारक कारक है, क्योंकि जातियां ही मनुष्य की परिस्थिति या उसके स्टेटस को निर्धारित करती है और उसके साथ साथ उसका आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति भी उसकी समाज में हैसियत को निर्धारित करती है। जिस तरह का शोषण दलितों को गांव में होता है, ठीक उसी तरह का शोषण शहरों में मजदूरों के साथ होता है। और क्योंकि शहरों से गांवों से जो अधिकतर लोग काम के लिए आए हैं, जो मजदूरी के लिए आए हैं, वो दलित वर्ग से ही हैं, इसलिए उन्होंने एक पैराग्राफ में कहा है कि रही काम की बात, सो दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके भी आदमी को 2 दिन की रोटी मस्सर नहीं हो पाती ठीक से। 20-30 रुपए का काम कराकर मालिक 6-7 रुपए देता है दिहाड़ी के। भूखा पेट क्या करे, जो मिल जाए उसी से संतोष करना पड़ता है। ज्यादा दिहाड़ी की बात करे भी तो कैसे, क्या पता कल को उससे हाथ भी धोना पड़ जाए। मजदूरों की इस मजदूरी के कारण ही उन्हें शोषण की चक्की में पिसने को मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या का दबाव इतना अधिक हो गया है कि उसकी अधिकतर जनसंख्या बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में दलित मजदूर को डर रहता है कि यदि वो ज़्यादा दिहाड़ी मांगेंगे तो हो सकता है कि उन्हें काम से ही हाथ धोना पड़ जाए, इसलिए उन्हें मजबूरी में कम पैसों में भी काम करने के लिए समझौता करना पड़ता है। यह उपन्यास इस तथ्य को भी उजागर करता है कि इनमें से अधिकतर मजदूर दलित समुदाय के ही होते हैं। छप्पर में जाति व्यवस्था को सामाजिक रचना के चालक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। जाति व्यवस्था की चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, सामाजिक रचना में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जयप्रकाश कर्दम ने इस उपन्यास के अंतर्गत इस बात को बखूबी से समझाया है।
इस उपन्यास के अंतर्गत दलित चेतना और उसके संघर्ष के स्वरूप को लेखक ने बहुत ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए दलित चेतना के स्वरूप को भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। छप्पर से पहले भी हिंदी में दलितों द्वारा कुछ उपन्यास लिखे जा चुके हैं, फिर भी छप्पर को ही हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। इसका कारण यह है कि छप्पर से पूर्व लिखे गए दलित उपन्यासों में दलित चेतना की अभिव्यक्ति का अभाव है। इस संदर्भ में डॉक्टर एन सिंह कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व दलित लेखकों ने उपन्यास लिखे ही नहीं या वे प्रकाशित हुए ही नहीं। इससे पूर्व बलवंत सिंह चारवाक का उपन्यास भूखी चिंगारी की लाल मुस्कुराहट तथा डॉक्टर धर्मवीर का उपन्यास पहला खत प्रकाशित हो चुके थे। ये दोनों उपन्यास दलित लेखकों द्वारा तो लिखे गए थे, लेकिन इनमें दलित चेतना और संघर्ष की अभिव्यक्ति उस रूप में नहीं हुई जिस रूप में छप्पर में हुई। इसलिए दलित चेतना ही दलित उपन्यास माना जाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर एन सिंह का मत है। इस कथन से सिद्ध है कि छप्पर में अभिव्यक्त दलित चेतना ही इसे हिंदी दलित साहित्य के उपन्यासों में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। ये उपन्यास अंबेडकरवाद और बौद्ध दर्शन के दर्शन को दलित मुक्ति और दलित चेतना का केंद्र बिंदु मानता है। डॉक्टर अंबेडकर के त्रिसूत्री शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष में हो, इनमें उपन्यास की केंद्रीय भावना शिक्षित बनो है। इस उपन्यास के सारे पात्र दलित मुक्ति के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा नहीं है कि संगठित हो और संघर्ष करो इस उपन्यास से नाराज है, लेकिन इन दोनों का स्थान इस उपन्यास में बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो के बाद ही आता है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र चंदन दलित मुक्ति के लिए शिक्षा को सर्वोपरि मानता है। वह जानता है कि पूरा दलित समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। दलित समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर किए बिना उनकी मुक्ति संभव नहीं है और इसके लिए दलितों का शिक्षित होना अनिवार्य है। वो कहते हैं, धर्मग्रंथ ही हमारे शोषण और अत्याचार की जड़ें हैं। इस जड़ को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि लोग अधिक से अधिक पढ़ें ताकि इन धर्म ग्रंथों में निहित अन्याय और असमानता के दर्शन को समझ सकें तथा अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। हमारे शोषण का आधार क्या है, हमारे उत्थान और विकास में कौन से तत्व बाधक है, ये जाने बिना सार्थक संघर्ष नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान शिक्षा से ही संभव हो सकता है, इसलिए शिक्षा का होना जरूरी है। जीवन की लड़ाइयों को लड़ने के लिए शिक्षा ज़्यादा मारक और शक्तिशाली शस्त्र है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को ही सब संघर्ष का जड़ मानते थे कि यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसका सारे रास्ते खुल जाते हैं। यह उपन्यास मानता है कि दलित चेतना का विकास शिक्षा के द्वारा ही होगा। दलितों की मुक्ति का मार्ग इसी से खुलेगा। शिक्षा से ही वे आगे बढ़ सकते हैं, संगठित हो सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं। दलित समाज में शिक्षा का महत्व इस उपन्यास के पढ़े लिखे और नई पीढ़ी के पात्रों के अतिरिक्त पुरानी पीढ़ी के सुक्का और हरिया जैसे लोग भी समझते हैं। सुक्का हर हाल में अपने पुत्र चंदन को अच्छी शिक्षा देता तो शहर में हरिया चंदन की हर प्रकार से मदद करता है। चंदन के माध्यम से उपन्यासकार ने नई पीढ़ी के उस दलित युवक की रचना की है जो अपने जीवन को अंबेडकरवाद और बौद्ध दर्शन से प्रेरणा लेकर दलित समाज की स्थिति को बदलना चाहता है। चंदन के लिए सामाजिक परिवर्तन सबसे ऊपर है। वह जानता है दलितों के लिए अवसर की समानता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जाति की बाधा दलित को अवसर का उपभोग नहीं करने देती। यही कारण है कि चंदन सामाजिक सम्मान को सबसे प्रमुख मानता है। कॉलेज में
अपने अन्य दलित सहपाठियों को वह कहता है, मैं तो कहता हूँ कि हमें प्रत्येक क्षेत्र में आना चाहिए। केवल सामाजिक रूप से ही हमारी परिस्थिति निम्न नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक प्रत्येक क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। हमें प्रत्येक क्षेत्र में ऊपर आने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहली जरूरत है सामाजिक सम्मान की। यदि तुम्हारी सामाजिक हैसियत है तो तुम्हारे लिए हर कहीं गुंजाइश हो सकती है। यदि तुम्हारी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है तो तुम चाहे कोई भी काम कर लो, कितना भी धन कमा लो, उस सब का कोई महत्व नहीं है। पैसा भी जीवन का एक फैक्टर है, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन इससे पहले जरूरी है समाज में तुम्हारी हैसियत का होना। चंदन पढ़ लिख कर केवल अपने बारे में सोचने वाले दलितों पर भी सवाल करता है। उसका मानना है कि किसी एक व्यक्ति की प्रगति या मुक्ति को दलित समाज की मुक्ति नहीं माना जा सकता। वह मानता है कि दलित समाज के युवकों को हर क्षेत्र में आना चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने तक सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को दलित समाज के उत्थान में लगना चाहिए। खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा और रहने के लिए अच्छा मकान कौन नहीं चाहता। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें इन सब के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ ये सब, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, सदियों से दास्ता और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हमारा समाज खाली पेट, नंगे तन और टूटे फूटे छान झोंपड़ों में बसर करने को विवश है। यही रहा है सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे समाज का यथार्थ। हम लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारे नाते रिश्तेदार सबके सब अभी भी उसी स्थिति में हैं। उन सब की निगाहें हमारी ओर हैं। यदि उनके उत्थान की ओर हम ध्यान ही नहीं देंगे तो कौन देगा? और क्या तुम चाहोगे कि हमारे कुटुंबी, नाते रिश्तेदार सदा जिल्लत की जिंदगी जीते रहें? संघर्ष करने की भावना और शक्ति हर किसी में नहीं होती, इसलिए वे लोग संघर्षों से टूट न जाए, उनके आगे समर्पण न कर दे। इस स्थिति से बचने के लिए उनको हमारी मदद की जरूरत होगी। आर्थिक, प्रशासनिक और कानूनी, उनको हर तरह की मदद चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपने लोगों का ध्यान और उनकी मदद करें। वास्तव में चंदन का चरित्र दलित समाज के कृतज्ञ लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उपन्यासकार ने चंदन जैसे आदर्श चरित्र की परिकल्पना इसलिए की है ताकि वो ये बता सके कि किस तरह के लोग दलित समाज की मुक्ति का मार्ग खोज पाएंगे। दलित समाज की मुक्ति में एक बड़ा बाधक है उनका अंधविश्वास और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दलितों को हमेशा विद्रोह करने से यह कहकर रोका है कि उनकी वर्तमान दयनीय स्थिति पूर्व जन्म में किए पापों का परिणाम है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का भय दिखाकर सदियों से उनका शोषण किया गया है। ब्राह्मणवाद के कर्मकांडों और विश्वासों को सबसे पहले बुद्ध ने चुनौती दी थी। इस कारण दलित साहित्य और अम्बेडकरवाद पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस उपन्यास में भी इसके मुख्य पात्र चंदन ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ईश्वरीय सत्ता और ब्राह्मणवादी अंधविश्वास का जगह जगह पर खंडन किया है। वो कहता है, उल्टी पुल्टी नहीं, साफ सीधी बात कह रहा हूं मैं। दुनिया में ऐसा कोई भगवान, ईश्वर या परमात्मा नहीं है जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, जो सबको पैदा करने वाला, पालन करने वाला और संवार करने वाला है, जो शाश्वत और चैतन्य है, जो जगत का नियामक तथा अनादि और अनंत है। ये मान्यता असत्य, भ्रामक तथा वैज्ञानिकता से परे है। यदि तुम लोग इस बात को मानते हो, ये तुम लोगों की भूल है। सच्चाई यह है कि दुनिया में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म और भगवान या इस तरह की किसी भी सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य सबसे बड़ी सत्ता है। दुनिया में मनुष्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म और भगवान, इनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है। ये सब मिथक है, काल्पनिक है तथा भोले भाले लोगों का बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से
चालाक लोगों द्वारा इजाद किए गए। वह इन कर्मकांडों के असली उद्देश्य को स्पष्ट करता है। इन सब का कोई औचित्य नहीं है, सिवाय इसके कि इसके सहारे कुछ लोगों की आजीविका चलती है और उनको मेहनत करके कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तव में चंदन की मुख से उपन्यासकार द्वारा कहलाई गई ये पंक्तियां बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। भगवान बुद्ध ने भी तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का विरोध इसी रूप में कहते हुए दलित पीड़ित मानवता को संगठित करने का कार्य किया था। इस उपन्यास की एक खूबी है कि वह डॉक्टर अंबेडकर के नारे शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो में शिक्षित बनो को दलित मुक्ति के लिए केंद्रीय भाव मानते हैं, और इसके साथ साथ वो संगठित हो संघर्ष करो को भी इसमें जोड़ता है। इसलिए चंदन बार बार इस उपन्यास में शिक्षा के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करता है। उसके लिए शिक्षा व्यक्तिगत उन्नति या मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का मुख्य शस्त्र है। वह समाज को शिक्षित इसलिए करना चाहता है ताकि दलित समाज के लोग जागरूक होकर संगठित हो पाएं और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करें। वो कहता है कि हम थोड़े से लोग चीख चीख कर मर जाएंगे, कौन सुनेगा हमारी चीख। हमें समाज से टक्कर लेनी है, सत्ता से लड़ाई लड़नी है, जुल्म और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना है। एक दो आदमी के बस की बात नहीं है ये काम, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। इन सब के लिए फौज चाहिए, ये फौज तैयार करूंगा मैं। बौद्ध दर्शन से प्रभावित इस उपन्यास की एक विशेषता यह भी है कि चंदन संघर्ष के लिए हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा को आवश्यक मानता है। इस उपन्यास के पात्रों और कथानकों द्वारा लेखक ने दलितों के भीतर व्याप्त गैर दलितों के प्रति घृणा और बदले की भावना की प्रवृत्ति का विरोध किया है। वह इस भावना को अतिवादी मानते हैं। चंदन इस अतिवाद का विरोध करते हुए कहता है, हम व्यवस्था के विरोधी हैं, व्यक्ति के नहीं। हमारी लड़ाई व्यक्ति के खिलाफ है, किसी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है हमें। इस उपन्यास में इस दृष्टि का भी विरोध किया है जिसमें दलितों की मुक्ति में गैर दलितों के सहयोग का विरोध किया जाता है। ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी रजनी के चरित्र द्वारा लेखक इस बात को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं कि दलितों की मुक्ति के संघर्ष में दलितेतर वर्ग की सहभागिता का स्वागत करना चाहिए। रजनी के चरित्र के निर्माण द्वारा वे नवीन समतामूल समाज की स्थापना में गैर दलितों के सहयोग और योगदान के पक्ष में खड़े होते हैं। इस उपन्यास का अंत इसकी फिल्म की तरह नाटकीय अंदाज में होता है, क्योंकि अभी भी समाज में दलितों के प्रति भेदभाव जारी है और उपन्यासकार का उद्देश्य सिर्फ इस भेदभाव को उजागर ही नहीं करता है। इसलिए उन्होंने एक यूटोपिया का सहारा लिया। ठाकुर हरनाम सिंह का हृदय परिवर्तन गांधीवाद से प्रेरित लगता है। लेखक ने अपने आदर्श समाज की परिकल्पना के लिए अम्बेडकरवाद, बौद्ध दर्शन के साथ साथ गांधीवाद का भी अंत में सहारा लिया है। इस तरह इस उपन्यास द्वारा लेखक ने भविष्य के समाज की एक रूपरेखा खींचने की कोशिश की है, क्योंकि वर्तमान समय में ठाकुर हरनाम सिंह जैसे पात्रों का हृदय परिवर्तन एक असंभव कार्य है। ओम प्रकाश वाल्मीकि संदर्भ में कहते हैं, दलित जीवन के यथार्थ को शब्दबद्ध करके सिर्फ उनकी दशा का चित्रण कर देना ही लेखक का मूल उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनकी सोच और प्रतिबद्धता को दिशा देने की कोशिश भी ये उपन्यास करता है। समग्रतः जब हम इस उपन्यास पर बात करते हैं तो कथ्य और शैली की दृष्टि से एक ये उपन्यास सफल उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। दलित चेतना की सार्थक अभिव्यक्ति के कारण छप्पर हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास ने अपने समय और यथार्थ की सूक्ष्म पकड़ मौजूद है। चंदन, कमला और रजनी जैसे नई पीढ़ी के पात्रों के संघर्ष और त्याग द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की आकांक्षा की अभिव्यक्ति हुई है, तो हरिया सुक्का जैसे पात्रों द्वारा पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। शिक्षा को दलित मुक्ति और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का मुख्य आधार मानते हुए ये उपन्यास अम्बेडकरवाद के साथ साथ बौद्ध दर्शन और गांधीवाद का भी सहारा लेता है। दलित आंदोलन के भीतर जाति बनाम वर्ग, स्वानुभूति बनाम सहानुभूति, दलित बनाम गैर दलित जैसे प्रश्नों को भी इस उपन्यास में लेखक ने एक सार्थक रूप से उठाकर नई दिशा देने की कोशिश की है। इस लिहाज से ये उपन्यास महत्वपूर्ण दलित उपन्यास कहा जा सकता है। अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद छप्पर हिंदी में दलित उपन्यासों की रचना हेतु
मजबूत पूर्व पीठिका तैयार करता है और इसी के आधार पर आगे आने वाले दलित उपन्यासों की रूपरेखा तैयार हुई है। धन्यवाद।